हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों को पता ही होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने 15 फरवरी को अपने एक महत्वपूर्ण जजमेंट में देश में चल रहे इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को ख़त्म कर दी है। तत्काल प्रभाव से इस आदेश को लागू कर दिया है। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को आदेश दिया है कि 31 मार्च तक इलेक्टोरल बॉन्ड से संबंधित जितने आंकड़े हैं वो चुनाव आयोग को जारी करें, चुनाव आयोग को ट्रांसफ़र करें और चुनाव आयोग 13 अप्रैल तक इसे अब अपने वेबसाइट पर सार्वजनिक करे। सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश मोदी सरकार के लिए काफ़ी बड़ा झटका माना जा रहा है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि आखिर 2018 में मोदी सरकार ने इस स्कीम को क्यों लागू किया था, इस स्कीम को लागू करते समय मोदी सरकार ने क्या दावे किए थे और इसके क्या निगेटिव पॉइंट हुए और साथ ही साथ आखिर किन परिस्थितियों में सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड को खारिज कर दिया। तो दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, आप लोगों को पता ही होगा कि 19 जनवरी 2018 को मोदी सरकार ने देश में इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को लागू किया था। इस स्कीम के अंतर्गत आप एसबीआई के जो भी ऐसे ब्रांचेज जहां पर इलेक्टोरल बॉन्ड थे, बिक्री के लिए उपलब्ध थे, वहां से आप 1000 से लेकर 1 करोड़ तक के इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद सकते थे। इन बॉन्ड को खरीदने की बस एक यही शर्त थी कि आपका अकाउंट केवाईसी होना चाहिए, मतलब आपका आधार कार्ड और पैन कार्ड आपके अकाउंट से लिंक होना चाहिए। उसके बाद आप इस बॉन्ड को चाहे वो बॉन्ड 1000 का हो, 1 लाख का हो, 10 लाख का हो या फिर 1 करोड़ का हो, आप जितना चाहें उतना बॉन्ड खरीद सकते थे। इसकी जानकारी सिर्फ बैंक को होती थी। उस बॉन्ड का आप दान देश के राजनीतिक पार्टियों को, जिस भी राजनीतिक पार्टी को चाहें आप अपनी मर्जी से कर सकते थे। सिर्फ इसमें एक यही शर्त थी कि पिछले चुनावों में जिस भी राजनीतिक पार्टी को 1% से ज़्यादा वोट मिला होगा, सिर्फ उन्हीं राजनीतिक पार्टियों को ऐसे बॉन्ड जारी किए जा सकते थे। तो ऐसे में चाहे कोई इंडिविजुअल व्यक्ति हो, कोई संस्था हो, कोई कंपनी हो, चाहे वो प्रॉफिट कमाने वाली कंपनी हो या फिर लॉस वाली कंपनी हो, प्राइवेट कंपनी हो या फिर अंडरटेकिंग वाली कंपनी हो या फिर कोई ऐसी विदेशी कंपनी हो जिसकी इकाई भारत, मतलब जिसका ब्रांच भारत में कार्य करता हो, कोई भी इस बॉन्ड को खरीद कर किसी भी राजनीतिक पार्टी को चंदे के रूप में दान डोनेशन कर सकता था। और इसका नाम, जो भी डोनेशन करता था उसका नाम गुप्त रहता था। सिर्फ एसबीआई जहां से यह बॉन्ड इशू होते थे, सिर्फ उन लोगों को ही पता होता था कि आखिर किसने इस बॉन्ड को खरीदा है और किस पार्टी को कितना बॉन्ड दिया गया है, क्योंकि उसका जो भुगतान था वो 15 दिन के अंदर उस बॉन्ड का भुगतान लेना अनिवार्य होता था। ऐसे में जो पीरियड था बॉन्ड का वो 15 दिन का था। 15 दिन के बाद वो बॉन्ड बैंक में आते थे और वहाँ पर उस बॉन्ड का इनकैशमेंट, मतलब कैश के रूप में ट्रांसफ़र कर दिया जाता था। तो इस प्रकार से किसी को नहीं पता चलता था कि फलाने राजनीतिक पार्टी को किसने कितना चंदा दिया, यह पूरी तरफ से छुपा हुआ था। हालांकि जब 2018 में इसे लागू किया गया था तो मोदी सरकार ने दावा किया था कि काला धन, चुनावों में काला धन जो उपयोग हो रहा है उसको प्रतिबंधित करने के लिए इस कानून को लागू किया जा रहा है। जैसा कि आमतौर पर आप लोग जानते हैं कि मोदी सरकार करती कुछ है, बोलती कुछ है, होता कुछ है और दिखाया कुछ जाता है। मैं कुछ एग्जाम्पल देता हूं। जब नोटबंदी की गई थी तो दावा किया गया था कि इससे देश में काला धन बंद हो, ख़त्म हो जाएगा, आतंकवाद पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। लेकिन नोटबंदी के बाद ना तो काला धन ख़त्म हुआ, ना आतंकवाद ख़त्म हुआ। हाँ, देश के छोटे मोटे बहुत सारे ऐसे उद्योग धंधे थे जो इस नोटबंदी की मार को सह न सके और वो बंद हो गए। देश में बेरोजगारों की संख्या काफ़ी बढ़ गई। ये नोटबंदी थी। दूसरी स्कीम एक लाई गई थी शौचालयों को बनाने के। देश में आज
90% शौचालय जो उस स्कीम के द्वारा बनाए गए वो किसी काम के नहीं है, उपयोग में नहीं है। उज्ज्वला स्कीम आप देख सकते हैं 90% सिलेंडर दोबारा भरे ही नहीं गए। तो इसी प्रकार इस स्कीम को भी लागू करते समय बड़े बड़े दावे किए गए थे कि देश में अब काला धन समाप्त हो जाएगा, काला धन चुनाव में जो आ रहा है उस पर रोक लगेगी। लेकिन हुआ क्या? जस्ट उल्टा। इसके प्रावधान ही ऐसे थे कि जिससे किसी को पता ही नहीं चलता था कि बॉन्ड किसने खरीदा है और किसने किस पार्टी को कितना चंदा दिया है। बाद में उसी साल एडीआर ने और कांग्रेस की एक नेता जया ठाकुर ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका लगाई कि इस इलेक्टोरल बॉन्ड के द्वारा चुनाव में जो काला धन रोकने का प्रावधान किया जा रहा है वो पूरी तरह से फर्जी है और इससे चुनाव में काला धन बढ़ेगा, क्योंकि इसमें किसी दानकर्ता का नाम ही उजागर नहीं हो रहा। साथ ही साथ इस याचिका में यह भी कहा गया कि चूंकि दानकर्ता का नाम उजागर नहीं हो रहा है तो हो सकता है कि वह किसी राजनीतिक पार्टी को चंदा देकर उसका फ़ायदा बाद में उठाए, जो कि देखने में भी आ रहा था। क्योंकि 2018 में जो कानून लागू किया गया उसके बाद से इलेक्टोरल बॉन्ड के द्वारा जितने भी चंदा हैं उसमें 60% चंदा सिर्फ बीजेपी को मिले और बाकी का 40% चंदा कांग्रेस, टीएमसी, समाजवादी पार्टी जैसे दूसरे राजनीतिक दलों को मिले। तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से इस बॉन्ड की आड़ में एक गंदा खेल खेला जा रहा था। इसको देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चुनावी बॉन्ड जो है वो पूरी तरह से आरटीआई एक्ट मतलब सूचना का अधिकार और आर्टिकल 91A जिसमें कि अभिव्यक्ति की आज़ादी का हमें राइट दिया गया है कानून के द्वारा, दोनों का ही उल्लंघन करता है। क्योंकि जब सूचना के अधिकार के द्वारा जब पार्टियों से मांगी गई सूचना कि आपको किसने चंदा दिया तो उसने कहा कि ये हमें नहीं पता है क्योंकि यह बेनामी चंदा है। साथ ही साथ हम जो मतदाता थे हमें भी नहीं पता चल पाता था कि आखिर किस राजनीतिक पार्टी को कौन कितना चंदा देता है कि और बाद में उसको किस प्रकार से वो यूज़ करती हो कंपनी, इसका कहीं कुछ इसमें पता ही नहीं चल रहा था। तो इसको देखते हुए ही सुप्रीम कोर्ट ने आरटीआई एक्ट और अनुच्छेद 19(1) के प्रावधानों के खिलाफ माना और कहा कि इसे तत्काल प्रभाव से बंद किया जाता है, तत्काल प्रभाव से चुनावी बॉन्ड पर रोक लगाई जाती है। चूँकि चुनावी बॉन्ड जारी करने का अधिकार सिर्फ देश में एसबीआई को था, तो सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को आदेश दिया कि 31 मार्च तक जितने भी आंकड़े हैं मतलब 29 जनवरी 2018 से लेकर अब तक जितने भी बॉन्ड जारी किए गए हैं उसके सभी आंकड़े चुनाव आयोग को दिए जाएं और चुनाव आयोग 13 अप्रैल तक अपने वेबसाइट पर उन आंकड़ों को सार्वजनिक करें। तो इस प्रकार से जो काला धन को रोकने के लिए जिस कानून को लाया गया था, देखा गया कि बाद में यह चुनाव में तो काला धन को बढ़ावा दे रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने इसे पूरी तरह से अनैतिक माना और इसे रद्द कर दिया। तो दोस्तों, मैंने संक्षेप में आपको समझाने का प्रयास किया कि आखिर यह चुनावी बॉन्ड था क्यों, इसे लाया क्यों गया था और सुप्रीम कोर्ट ने इसे क्यों प्रतिबंधित किया और आने वाले दिनों में इसको लेकर क्या प्रभाव पड़ सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि मेरा यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद।